Good evening, everyone. Welcome to our YouTube channel Brahmagupta. So, let's continue our series of previous year questions of classical mechanics. हम क्लासिकल मैकेनिक्स में अभी तक में लेग्रांजियन डायनेमिक्स से लेके और हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स सेंट्रल फोर्स मोशन के क्वेश्चंस कर चुके हैं. आज हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस, कुछ छूटे हुए ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस और लास्ट में कुछ और एंगुलर मोमेंटम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट. सो वी विल स्टार्ट आवर टुडेस क्लास बाय दिस क्वेश्चन. आज हमने थोड़ा सीरीज को उल्टा रखा है. सबसे रीसेंट क्वेश्चन को सबसे पहले रखा है और उसके पहले वाले क्वेश्चंस को उसके बाद. सो ये वाला क्वेश्चन ये शायद जून 2024 में आया था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रीड द क्वेश्चन. A uniform plane square sheet of mass m is centered at the origin of an inertial frame. The sheet is rotating. The sheet is rotating about an axis passing through the origin. Let an instant when all its vertices lies on xy axis, the angular momentum is this, where I naught is the moment of inertia about x axis. At this instant, the angular velocity of the sheet is. So, first of all, we will write what is given. So, given that हमको क्या दे रखा है. So, given that L is equal to iota omega naught, I naught omega naught 2 I cap plus j cap plus 2 k cap. Also, जनरल नोटेशन से भी हम जानते हैं कि ये होता है एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप. नाउ एल एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई एक्स ओमेगा एक्स शुड बी इक्वल टू एल एक्स, जिसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 2 आई नॉट ओमेगा नॉट. अब आई एक्स की वैल्यू इसमें पर्टिकुलर दे रखी है कि आई एक्स की वैल्यू आई नॉट होगी. सो ये हो जाएगी आई नॉट. ओमेगा एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 आई नॉट ओमेगा नॉट. आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा. ओमेगा एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2 ओमेगा नॉट. नाउ सिमिलरली आई वाई ओमेगा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट ओमेगा नॉट. सो आई वाई की वैल्यू क्या होगी, तो हम जानते हैं कि आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड होता है, और आई एक्स और आई वाई बाय सिमेट्री इक्वल होते हैं, और आई जेड की जो वैल्यू होती है वो 2 आई एक्स के बराबर होती है. फॉर अ प्लेन शीट, फॉर अ प्लेन स्क्वायर शीट, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर प्लेन स्क्वायर शीट. सो यहां से अगर हम निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा आई नॉट ओमेगा वाई इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा नॉट. सो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा नॉट. ओके, सो ये आ गया ओमेगा नॉट. हम ये कंपोनेंट्स क्यों निकाले, ताकि हम इनको आई कैप जे कैप और के कैप के साथ लिख के ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर सके. सिमिलरली हो जाएगा आई जेड ओमेगा जेड, दिस शुड बी इक्वल टू 2 आई नॉट ओमेगा नॉट. नाउ आई जेड इक्वल टू 2 आई एक्स होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 आई नॉट, क्योंकि आई एक्स की वैल्यू या आई वाई की वैल्यू आई नॉट दे रखी है. तो ये हो जाएगा 2 आई नॉट ओमेगा जेड इज इक्वल टू 2 आई नॉट ओमेगा नॉट. सो 2 आई नॉट ओमेगा नॉट से 2 आई नॉट कट जाएगा, ओमेगा जेड इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा नॉट, क्योंकि 2 आई नॉट तो कैंसिल हो जाएगा. नाउ अगर हम ओमेगा इज इक्वल टू लिखेंगे तो हो जाएगा ओमेगा एक्स आई कैप ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा के ओमेगा जी के कैप. सो ओमेगा एक्स की वैल्यू हो जाएगी, मैं ओमेगा नॉट सब में से कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. सो आर ऑप्शन 2 इज करेक्ट. आप इसको अगर डायरेक्ट आई डॉट ओमेगा से करने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि आई एक टेंसर होता है, वेक्टर नहीं होता है. सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2. Let's move to the next question.
So we'll move to the second question of today. ये CSI जून 2023 में आया था. जैसा कि मैंने बोला हम रिसेंट क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर रहे हो, जैसे जैसे वो क्वेश्चंस पूरा नहीं होते जा रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के उनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करेंगे. यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑन XY plane with its center at origin has a moment of inertia I naught along x axis. So we'll draw एक डिस्क दे रखी इन XY प्लेन, यानी कि इन XY प्लेन अगर ये x है ये y है तो ये z कैप है. डिस्क दे रखी है और है सेंटर ओरिजिन पे जिसका इस डायरेक्शन में इसका जो यानी कि Ix है, दिस इज इक्वल टू I naught. If the disk is set in rotation about the origin with an angular velocity, इस बार हमको एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अब एंगुलर मोमेंटम की हमको क्या करनी है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है. सो अगेन हमको एल निकालना है. पहले वाले में एल दे रखा था, ओमेगा निकालना था. इस वाले में ओमेगा दे रखा है और एल निकालना है. सो हमको एल फाइंड आउट करना है. तो हमको एल फाइंड आउट करने के लिए एल एक्स, एल वाई और एल जेड निकालने पड़ेंगे. So we'll find them one by one. Lx is equal to हो जाएगा आई एक्स ओमेगा एक्स. आई एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, आई नॉट. ओमेगा एक्स क्योंकि इसमें ओमेगा कोई भी कंपोनेंट नहीं है तो ओमेगा एक्स इज 0. सो ये हो जाएगा 0. सिमिलरली अगर हम एल वाई लिखेंगे तो वो जाएगा आई वाई एल ओमेगा वाई. आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स हम देख चुके प्रीवियस क्वेश्चन में, और ओमेगा वाई की वैल्यू दे रखी है ओमेगा नॉट. सो दिस इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा नॉट. एल जेड इज इक्वल टू निकालना है तो ये हो जाएगा आई जेड ओमेगा जेड. आई जेड की वैल्यू हम जानते होते हैं 2 आई नॉट इंटू ओमेगा नॉट, क्योंकि उस डायरेक्शन में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा नॉट के इक्वल है. सो दिस इज इक्वल टू 2 आई नॉट ओमेगा नॉट. सो एल कंप्लीटली अगर हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा आई नॉट ओमेगा नॉट जे कैप, क्योंकि आई का तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है, प्लस 2 आई नॉट ओमेगा नॉट के कैप. आई नॉट ओमेगा नॉट कॉमन ले लेंगे, सो ये हो जाएगा जे कैप प्लस 2 के कैप. सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3. ये कुछ इजी टाइप के क्वेश्चन थे, बट लेट्स डिस्कस सम व्हाट प्रीटी हार्ड क्वेश्चंस. सो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है. सो आई विल कॉल दिस क्वेश्चन गुड क्वेश्चन. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना. इसने दे रखा है कि अर्थ में बी एज्यूम टू बी एक्सियली सिमेट्रिक फ्रीली रोटेटिंग रिजिड बॉडी, यानी कि रिजिड बॉडी द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट इज 33/32. इफ t naught is the time taken by earth to make one rotation around its axis of symmetry, then the time period of recession is. So यहाँ पे क्या दे रखा है, लेट मी ड्रॉ. यहाँ पे अर्थ को एक स्फीयर की तरह ट्रीट किया गया है, और स्फीयर में क्या किया गया है कि है ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस है यानी कि जो आई जेड है ये हो गया आई एक्स और आई वाई. तो इसने दे रखा है जो प्रिंसिपल अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस है, यानी कि जो आई एक्स अपॉन आई जेड है, परपेंडिकुलर एक्सिस आई जेड, ये 33/32 के रेशियो में दे रखा है. यानी कि जो आई एक्स है वो थोड़ा सा ज्यादा है. तो हम जानते हैं अगर आई ज्यादा होगा तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी ज्यादा होगा, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग फोर्स भी ज्यादा होगा. सो इससे हमको क्या पता चलता है कि ये है ना अपने रोटेशन पे धीरे धीरे प्रिसेस करेगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा ऐसा मूव करेगा, फिर टेढ़ा, थोड़ा वापस पीछे, फिर वापस आगे, इस तरीके से मूव करेगा. आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ एग्जैक्ट डायग्राम, बट इट विल प्रिसेस लाइक दिस. इसको बोलते हैं प्रिसिशनल मोशन. सो प्रिसिशनल मोशन का जो हमको इसने पूछ रखा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए एक फॉर्मूला होता है ओमेगा प्रिसेशन. अगर आप इसको बाय बेसिक प्रिंसिपल्स के यानी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और उसे करने जाओगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा. आप डायरेक्ट ओमेगा प्रिसिशन की फॉर्मूला याद रखें, जो होता है आई एक्स अपॉन आई जेड अपॉन आई एक्स माइनस आई जेड अपॉन आई जेड.
मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा जेड। ओमेगा जेड यानी जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, यानी कि ये वाले एक्सिस के अबाउट अर्थ जैसे रोटेट कर रही है, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो। सो अब हमको तो टाइम पीरियड पूछ रखा है प्रिसेशन का, तो टाइम पीरियड ओमेगा प्रिसेशन से हम टाइम पीरियड निकालेंगे तो हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी प्रिसेशन इज इक्वल टू आई एक्स माइनस आई जेड अपॉन आई जेड। इसकी इससे ये वाली वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम? अगर दोनों तरफ 1 से माइनस कर देंगे तो आई एक्स माइनस आई जेड अपॉन आई जेड बन जाएगा, और इधर भी माइनस करेंगे तो हो जाएगा 33 माइनस 32 अपॉन 32। आप माइनस करके देख सकते हैं, इंटू 2 पाई बाय टी नॉट हो जाएगा ये, यानी कि जो टाइम अर्थ को लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। सो टाइम पीरियड ऑफ प्रिसेशन हो जाएगा इज इक्वल टू 2 पाई से 2 पाई कैंसल, टी नॉट इंटू 32/1, ये हो जाएगा 32 टी नॉट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। और वैसे भी इन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आइदर तो ये बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा कंपेयर टू कि जहां पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा हो। तो इसके कारण से आप देख सकते हैं 32 टाइम्स ऑफ टी नोट के बाद में ये एक रिसेशन कंप्लीट करेगा, विच इज अ लॉन्ग टाइम। आप वैसे भी इसका आंसर गेस कर सकते थे कि 2 और 4th ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, सिर्फ 3rd ऑप्शन ही होगा या 1st ऑप्शन होगा। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स ऑफ बीएससी, और फ्रॉम आई वुड से 11th and 12th। 11th क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन नहीं है, बट बेसिकली अगर हम जाएंगे तो मैं आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। पहले इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। जब भी स्प्रिंग, पुल्ली और मास दे रखा हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है ओमेगा इज इक्वल टू के बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमने हैंग कर रखा है, लगा रखा है स्प्रिंग से, पुल्ली से। और अगर स्प्रिंग का मास दे रखा है तो स्प्रिंग का मास इस केस में नहीं दे रखा है, डिवाइड बाय 3। और अगर पुली दे रखी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सिंस हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मास ऑफ स्प्रिंग नहीं दे रखा है तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0। किसी किसी क्वेश्चन में स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग का भी मास दे रखा होता है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आप वहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा के अपॉन एम प्लस आई अपॉन ए स्क्वायर। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा के अपॉन ए स्क्वायर, और मैं इसको पीछे की तरफ लिख देता हूँ, के ए स्क्वायर एम ए स्क्वायर प्लस आई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। अब मैं आपको इसको पूरा बाय मेथड सोल्व करना बताता हूँ कि आप इसको बाय मेथड कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसको बाय मेथड सोल्व करने का भी बहुत आसान तरीका है कि विल ड्रॉ द डायग्राम। सो ये हो जाएगा स्प्रिंग, ये हो जाएगी पुली, ये हो जाएगा मास। सॉरी फॉर माय बैड ड्राइंग, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है। और हम देखते हैं कि ये पुली थोड़ी सी घूम गई है, यानी कि थीटा का इसने रोटेशन कर दिया है। इसकी रेडियस ए है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है। ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स है, यानी कि स्प्रिंग के मिड पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स है। तो एक्स ही ये इस आर की वैल्यू होगी और एक्स ही ये नीचे गया होगा। सो दिस इज द केस। नाउ वी विल राइट दिस फॉर। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा इसके कोरिस्पोंडिंग? हमको कुछ भी निकालना है तो भी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी निकालने के दो तरीके हैं, ओमेगा निकालने के दो तरीके। पहला है लेग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन, यूज कर लो। और दूसरा तरीका है कि आप जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे, सॉरी मैं थोड़ा इसको ढंग से लिखता हूँ,
ओमेगा स्क्वायर टी आई जे शुड बी इक्वल टू 0। तो आप चाहे तो दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। दोनों के लिए हमको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स तो लिखनी पड़ेगी, या अगर मैट्रिक्स ना दी तो उनका एक्सप्रेशन तो लिखना ही पड़ेगा। सो विल राइट एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। सो टी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इस मास की, वो हो जाएगी एम एक्स डॉट का स्क्वायर, क्योंकि मास नीचे मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। सेकंड काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग कुछ मास भी होगा और उसके कारण उसकी भी एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। सो वो हो जाएगी हाफ आयोटा ओमेगा स्क्वायर, या आप इसको थीटा डॉट का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ थीटा डॉट का स्क्वायर, ताकि नया एक वेरिएबल और पिक्चर में नहीं आ जाए ना। ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की। सिमिलरली अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू होगी? पोटेंशियल एनर्जी की फर्स्ट वैल्यू तो होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग, और दूसरी जो वैल्यू होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर द ग्रेविटेशन, यानी कि ग्रेविटी के कारण कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। सो ये हो जाएगी प्लस ऑफ एम जी एक्स या माइनस ऑफ एम जी एक्स, आपकी इच्छा हो वैसे ले लो, वो चूज करने पे एक रेफरेंस का चूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। नाउ फॉर आर मेथड, यानी कि हम लेग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज करेंगे, हम सिर्फ यूज करेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का। सो इसके लिए हमको क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी? हमको वी आई जे की रिक्वायरमेंट है, यानी वी आई जे। सो लेट मी राइट दिस क्लियरली। वी आई जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर वी डेल एक्स आई डेल एक्स जे, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो हो जाएगा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। वी की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो इस वाली टर्म का तो जीरो हो जाएगा और फर्स्ट वाली टर्म का आ जाएगा के। सो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक्स का एक बार तो हो जाएगा डिफरेंशिएट, एम डी बच जाएगा, एम डी का दोबारा में जीरो हो जाएगा। आप चाहे तो मैं इसको पूरा करके भी बता सकता हूँ। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप और ज्यादा बिल्कुल बेसिक पे जाके सॉल्व करूँ, बट आई थिंक दिस इज इनफ। नाउ हमको टी आई जे की वैल्यू निकालनी है। टी आई जे के केस में यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहे, बट है एक ही वेरिएबल, क्योंकि थीटा डॉट इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा डॉट इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स डॉट अपॉन ए। क्यों? क्योंकि थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, ए कांस्टेंट है तो थीटा डॉट अपॉन थीटा डॉट इज इक्वल टू एक्स डॉट अपॉन ए आ जाएगा। टी आई जे इज इक्वल टू सिमिलरली हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डॉट का स्क्वायर। नाउ डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स डॉट का स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, पहले तो रीअरेंज करके हमको इसको लिखना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वाली वैल्यू आ जाएगी हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस आयोटा अपॉन 2a स्क्वायर एक्स डॉट का स्क्वायर। सो एक्स डॉट का स्क्वायर 2 दोनों में से कैंसिल कर देगा, यानी कि ये बच जाएगा m प्लस आई अपॉन ए का स्क्वायर। ये हमारी टी आई जे की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब हमको फ्रीक्वेंसी के लिए वो इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी जो इक्वेशन हम यूज करना चाहते हैं। सो वो इक्वेशन हो जाएगी मॉड्यूलस ऑफ वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ पे कोई मैट्रिक्स नहीं बन रही है और सिंगल वैल्यू आ रही है तो हम सिंगल वैल्यू रख देंगे, के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम प्लस आयोटा ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। सो दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम प्लस आई बाय ए का स्क्वायर, और ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा वही फॉर्मूला जो मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ, के अपॉन एम प्लस आई बाय ए का स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की।
So our correct option was option 2. This is how we are going to derive this. Now let's move to the next question. Question number 5. So ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट आपको पहले ये क्वेश्चन पढ़ना चाहिए. ये वाला सितंबर 2022 में आया था. ऑसिलेशन दे रखा है एट द सी लेवल, एट द माउंटेन लेवल, जो कि 6 किलोमीटर का एक पे, वो T1 और T2 है टाइम पीरियड. इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली दिस लॉन्ग, देन T1 minus T2 upon T1 is closest to. So ये क्वेश्चन देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, बट इट इज नॉट. लेट मी टेल यू, दिस क्वेश्चन इज ऑफ एरर. ये क्वेश्चन किसका है? ये एक एरर का क्वेश्चन है. और एरर की हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, एरर कैन नेवर बी नेगेटिव. सो आवर फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन पहले ही गलत हो गया. अब हमको एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं फाइंड करनी है, बट उसकी रेंज फाइंड करनी है कि वो किस रेंज में होगा, 10⁻³ पे होगा या 10⁻⁴ पे होगा. सो फॉर दैट हमको टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. सो वी नो दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हार्मोनिक ऑसिलेशन इज 2π√L/g. इससे अगर हमको एरर की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी ΔT/T. क्योंकि L चेंज नहीं हो रहा है इसलिए मैं L को कांस्टेंट मानता हूँ, 2π को भी कांस्टेंट मानता हूँ. तो वो दोनों का एरर कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि 0 आएगा. और इसका एरर आ जाएगा G, क्योंकि G चेंज होगा स्पेस के साथ. G इज इक्वल टू G प्राइम इज इक्वल टू होता है G/1 + h/r. इससे कि हमारा G का वैल्यू चेंज होता है, तो ये हो जाएगा ΔG/G. और क्योंकि रूट है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2. दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी. ना ये वाला फॉर्मूला हमारा आ गया. अब हमको ΔG की वैल्यू निकालनी है, तो ΔG इज इक्वल टू हो जाएगा G प्राइम माइनस G. G प्राइम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो अगर आप G प्राइम की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी G माइनस G/1 + h/r. अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा G माइनस GH/r. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ से हमको एग्जैक्टली ΔT की वैल्यू मिल जाएगी. एक और चीज है मैं यहाँ पे आपको बताने गया, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, क्या एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, तो ये मॉड्यूलस में आएगा 1/2. नाउ अगर हम ΔT/T में इसकी वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा ΔT/T. दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस G/r/G. G से G कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 h/r. h की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 किलोमीटर. तो हो जाएगा 6 किलोमीटर. और रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है 6000 किलोमीटर. तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो हो जाएगा 1/2 × 10⁻³ सो ये लगभग 10⁻³ के रेंज का एरर आएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये अच्छा क्वेश्चन था. आप चाहे तो इससे डायरेक्ट G से भी निकाल सकते हैं, G की वैल्यू फाइंड आउट करके, तो भी यही वैल्यू आएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. ये वाला क्वेश्चन आज का मोस्ट प्रोबेबली द बेस्ट क्वेश्चन है. तो ये है द बेस्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. आई थिंक सबसे अच्छा, मतलब इसके आसपास में भी कोई क्वेश्चन है, आपको पता नहीं चलेगा वैल्यू कैसे निकालनी, बट है बहुत इजी. सो अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ पोटेंशियल v. एक पार्टिकल है जो इस पोटेंशियल में मूव कर रहा है इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी कि कुछ फोर्स उस पर अप्लाई होगा. नॉन इनर्शियल का मतलब ये होता है कि f इज नॉट इक्वल टू 0. द फ्रेम f इज रोटेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम विद एन एंगुलर वेलोसिटी k⁻ω. जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी वो दे रखी है k⁻ω. कोई भी क्वेश्चन करते हैं हम पहले ये लिखेंगे कि क्या गिवन है. सो विल राइट व्हाट इज गिवन. गिवन दैट ओमेगा इज इक्वल टू दिस एंड पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ m ω1 का स्क्वायर x का स्क्वायर.
प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस ओमेगा 3 का स्क्वायर जेड का स्क्वायर. नाउ k कैप इज यूनिट वेक्टर along their common z axis. ध्यान रखना कॉमन z axis. The motion of particle is unstable for all angular frequencies. No. हमको बताना है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अनस्टेबल होने की क्या कंडीशन होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो v दे रखा है, यानी कि अगर लेट f इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर इनर्शियल फ्रेम होता, एक बार के लिए हम सिर्फ डिस्कस करने के लिए बता रहा हूँ कि सिर्फ इनर्शियल फ्रेम होता, तो ओमेगा 1 का स्क्वायर इज पॉजिटिव, ओमेगा 2 का स्क्वायर इज पॉजिटिव, ओमेगा 3 का स्क्वायर इज पॉजिटिव. सो दिस स्टेबल पोटेंशियल, ये एक स्टेबल पोटेंशियल हो जाता. बट क्योंकि ये रोटेटिंग फ्रेम में दे रखा है, तो एक रोटेटिंग फ्रेम के लिए लेट अस से ये एक रोटेटिंग फ्रेम है जो के कैप के अलोंग ओमेगा से रोटेट कर रहा है. तो इसके लिए इस पोटेंशियल में कुछ चेंज आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि एक एक्स्ट्रा फोर्स आएगा. फोर्स आएगा तो हम जानते हैं फोर्स के कोरस्पोंडिंग पोटेंशियल, तो पोटेंशियल में चेंज आएगा. तो हमको नया पोटेंशियल निकालना पड़ेगा और फिर उसके लिए ऐसी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि उसके लिए अनस्टेबल की कंडीशन क्या होगी. स्टेबल के लिए ग्रेटर देन 0 है, तो अनस्टेबल के लिए हम जानते हैं लेस देन 0 हो जाएगी. सो हम जानते हैं कि किसी भी रोटेटिंग फ्रेम में एफ रोटेटिंग में जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल प्लस कोरियोलिस. बट एक बड़ी बात है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हर एक एटम या पार्टिकल या बॉडी प्रेजेंट होगी रोटेटिंग फ्रेम में उन सब पे लगेगा. बट कोरियोलिस फोर्स सब पे नहीं लगता है. कोरियोलिस फोर्स इस केस में 0 हो जाएगा, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन एन नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी कि रोटेटिंग फ्रेम में होते हैं उन पे ही लगता है. सो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू हम जानते हैं m ओमेगा क्रॉस r. ये वैल्यू होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की. तो ओमेगा की वैल्यू हमको यहाँ से पहले से दे रखी है, ओमेगा इज इक्वल टू के कैप ओमेगा, कैपिटल ओमेगा. और यहाँ से r की वैल्यू हमको पता होती है कि r की वैल्यू क्या होती है. लेट मी राइट r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. तो क्योंकि ये बहुत लंबा है, दैट्स व्हाई आई एम डायरेक्टली राइटिंग. तो जो एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी वो इस पर्टिकुलर आर और इस पर्टिकुलर ओमेगा के लिए जो हमको मिलेगी वो हो जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. यानी कि जो माइनस साइन होगा वो भी हट जाएगा, और आप इसको सोल्व करेंगे तो हमको ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पक्का मिलेगा. आप सोल्व करके देख लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा है, वीडियो आधा घंटा लंबा हो जाएगी क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग दिस. सॉरी, 1 सेकेंड. क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं इसको नहीं करा रहा हूँ. पर हमको एफ सी की वैल्यू मिल गई है, इसके कोरस्पोंडिंग हमको वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो वी इज इक्वल टू, या वी निकालने का एक तरीका हम जानते हैं, एफ इज इक्वल टू होता है डेल वी. तो डेल वी बाई डेल एक्स माइनस का इज इक्वल टू, अगर आप एम एक्स रखेंगे और फिर इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर बाई 2, और आई केप का तो आई केप ही रह जाएगा. सो सिमिलरली अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी v इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो हमारा जो इफेक्टिव पोटेंशियल बन जाएगा v इफेक्टिव, वो हो जाएगा जो हमारा पहले वाला पोटेंशियल था, यानी कि m ओमेगा 1 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस ओमेगा 3 का स्क्वायर जेड का स्क्वायर. और
ये पोटेंशियल के साथ में इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस है तो ये माइनस ले जाएगा, ये तो प्लस ही है तो ये यहाँ पर भी माइनस आएगा, माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज हाउ दिस इज डन। सो बी इफेक्टिव की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो यहां से अगर आप बी इफेक्टिव की वैल्यू देखेंगे तो वो हो जाएगी हाफ एम ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सिमिलरली दूसरे का भी आएगा, तो यानी ओमेगा 1 का स्क्वायर भी के साथ भी आएगा, वाई के साथ भी आएगा, बट जेड के साथ में नहीं आएगा। और हम जानते हैं इस पूरे के अनस्टेबल होने की कंडीशन क्या होगी कि दिस शुड बी लेस देन 0, यानी कि एक्स वाई प्लेन में जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन 0, सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन सेकंड, क्योंकि ये पूरे एक्स वाई प्लेन की फ्रीक्वेंसी है, जेड में तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है इस इफेक्टिव पोटेंशियल में सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल की वजह से, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे। Two coplanar identical rings, each of mass m and radius r are connected such that the center of each ring falls on the circumference of the other. The moment of inertia of the system about axis passing through its center of mass and perpendicular to the plane of the rings is, ये दो रिंग दे रखी है, दोनों रिंग दे रखी है, कंडीशन ये है कि इसके सेंटर से इसकी सर्कमफेरेंस से पास होना चाहिए और इसका सेंटर इसकी सर्कमफेरेंस से पास होना चाहिए, इन दोनों के बीच में जो मिड पॉइंट है यानी कि इनका जो COM है सेंटर ऑफ मास है, वहां से एक एक्सिस पास हो रही परपेंडिकुलर यानी कि अंदर की डायरेक्शन में, या मैं इसको क्रॉस से बता देता हूँ, वहां से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट हमको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो फाइंड आउट करना है। सो हमको पता है कि ये रिंग होती है, ये रिंग होती है, तो रिंग का परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr स्क्वायर, और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू r दे रखी है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी r होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सर्कमफेरेंस पेरीमीटर पे लाई कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इन दोनों की वैल्यू भी r होगी, और बाय सिमेट्री इनकी COM से डिस्टेंस हो जाएगी r/2। सो अब हमको ऐसा पॉइंट मिल गया है, यहाँ पे आप इस वाले डायग्राम पे फोकस करें, हमको ऐसा पॉइंट मिल गया है जो इससे लगभग r/2 की डिस्टेंस पे है, r/2। सो हमको पता है कि इस पर्टिकुलर AB जो एक्सिस है, इसके AB एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी इक्वल टू I प्लस mr/2 का स्क्वायर। सो IAB इज इक्वल टू हो जाएगा mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा 5mr स्क्वायर बाय 4। और क्योंकि यहाँ पे दो रिंग्स दे रखी है तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐड हो जाएगा, दोनों की वजह से आ जाएगा। सो हमको जो चाहिए I प्राइम वो हो जाएगा 2 टाइम्स IAB, क्योंकि दो रिंग दे रखी है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 5/4 mr स्क्वायर, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारा जो I की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5/2 mr स्क्वायर। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।